भारत जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारत में कुछ भी नहीं छोड़ा था जिससे हम अपने भारत को डेवलप कर पाएँ। इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को डेवलप करने के लिए देश में प्लानिंग कमीशन का गठन किया। ये जो प्लानिंग कमीशन था वह उसके प्रधानमंत्री जी खुद पदेन सदस्य बने, यानी कि एक्स ऑफिसो चेयरमैन बने, खुद उसकी कमान ली और देश को डेवलप करने की जिम्मेदारी ठान ली। उसके बाद में 5-5 साल के छोटे छोटे टारगेट तैयार किए गए और उन पे हिट करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। कुछ प्लान्स में तो हम लोग बहुत सफल रहे, लेकिन कुछ एक ऐसे प्लान थे जिनमें हम लोग सफल नहीं हो पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और आपके लिए लेके चलता हूं एक बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट क्लास में, जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग। और ये जो क्लास है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि ये जो क्लास है इससे एक क्वेश्चन जरूर पेपर में निकलेगा ही निकलेगा। और कहो तो आप मैं साइन करके दे दूँ किसी पेज पे, इससे क्वेश्चन में आप इससे देखना इस बार पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग। इससे बहुत बार आते भी रहे हैं और इस साल भी इन रिटन दे सकता हूं कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। और अगर आप लोग पीसीएस आईएएस के विद्यार्थी हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहने वाला है। तो आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये जो आज की क्लास है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप आप इसको पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और मेरा ये मानना है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन मेरी जितनी क्लासेस होती हैं, अगर आप लोग ध्यान से सीखेंगे, अगर आप कुछ पढ़ने की उनमें कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास मैंने अपलोड कर दी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक क्लास है और इतना आप भी जानते हैं बिना ए पढ़े आप जेड तक नहीं जा सकते। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी। देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग कुछ नहीं थी। अगर आपको ये समझना है इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे भारत का 19वां दशक। ठीक है, हमारा जो 19वीं सेंचुरी था भारत का, वो इंडिया ने किस तरीके से जिया, हमें उसको समझना पड़ेगा। और खासकर हमें तब का एरा देखना पड़ेगा जिस एरा में हमारा भारत आज़ाद हुआ। देखिए, अगर हम लोग बात करें, आपको आशीष सर पढ़ाएंगे भी हिस्ट्री में, आज थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कनेक्ट करना है इकोनॉमिक प्लानिंग में तो ज़रूरी है कि मैं आपको जोड़ पाऊँ। ठीक है ना, रटवाने को तो यार देखो, रटवाने को तो सही है यार, बहुत सारी वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पे, किसी से देख के रट दो। लेकिन अगर मैं भी वैसे पढ़ाने लगा ना तो उनमें और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। तो मेरा ध्यान क्या है दोस्तों, मेरा मन क्या है कि मैं आपको एक एक इकोनॉमिक प्लानिंग रटवा दूँ। रटवाऊँगा इन द सेंस ये नहीं कि मैं आपसे कहूँ जा घर जाके एक पन्ना पूरा रट लो, घोल के पी लो, नहीं। मैं आपको इतना समझा दूंगा, इतना समझा दूंगा, इतना समझा दूंगा कि आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको भारत की आज़ादी से पहले की कैसे थी वो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखो, मैं बात करूँगा ईस्ट इंडिया कंपनी। जब हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो आपको पता है कि भारत में जो भी उद्योग थे, ठीक है ना, भारत में जो भी छोटे छोटे उद्योग थे, हैंडीक्राफ्ट उद्योग थे, या जो भी उद्योग थे, सबको ईस्ट इंडिया ने बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत था, जो हमारा जो प्यारा भारत था, इस प्यारे भारत में जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर हुआ करता था, या थोड़ा बहुत जो भी हम लोग हैंडक्राफ्ट से, हाथों से जो भी बनाया करते थे ना, वो सब दोस्तों हम बनाते थे हाथ से। ठीक है, हमारा जो भी चीज़ें हुआ करती थी भारत की, वो किससे बने करती थी? हाथों से बना करती। चटाई हो, कुछ भी हो दोस्तों, हम सब लोग किससे बनाते थे? हाथों से बनाते थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही अंग्रेज़ों ने इन्वेजन किया हमारे भारत में, जैसे ही अंग्रेज हमारे भारत में आए, तो साथ में ये कंपनी लेके आए, जो कि थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये यूके की कंपनी थी, आज के टाइम की इंग्लैंड की कंपनी थी। और ये कंपनी थी, इसका जो प्रोडक्ट था वो दोस्तों मशीन से बनता था। ठीक है, हमारे जो भारत के प्रोडक्ट थे वो हाथ से बनते थे, हमारे भारत के प्रोडक्ट हैंडमेड थे, और वहाँ के जो प्रोडक्ट थे दोस्तों वो सारे मशीन के प्रोडक्ट थे। वो किससे बना करते थे? मशीन से बना करते थे। ठीक है, लेकिन जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट हुआ करते थे वो दोस्तों किससे बना करते थे? वो सारे के सारे हैंड से बना करते थे। लेकिन आप लोग देखोगे, जैसे ही मुगल एम्परर परमिशन दे देते हैं भारत में फैक्ट्री खोलने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आती है और स्टेप बाय स्टेप अपनी फैक्ट्रियों को अलग अलग लोकेशन पे सेट करती हुई चली जाती है। अब ये कंपनी करती क्या है, हमारे भारत के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करती है, रॉ मटेरियल का यूज करती है, उन्हें विदेश ले जाती है, इंग्लैंड ले जाती है, उन्हीं को दोस्तों मैन्युफैक्चर करके, उन्हीं को पैक करके हमारे भारत के अंदर बेच देती है। ठीक है, अब ये होता क्या है,
कि जैसे कि आप मान लीजिए बिस्कुट है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ बिस्कुट का, ठीक है। अब हमारे भारत के लोग हाथ से बिस्कुट बनाते थे, तो आपको पता है जो चीज़ हाथ से बनाई जाएगी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहेगी मशीन के मुकाबले में, ठीक है। क्योंकि जो मशीन होती है उसकी जो दक्षता होती है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप हाथ से बिस्कुट बनाते हो तो एक दिन में आप 100 बिस्कुट बना पाओगे, लेकिन अगर आप मशीन से बिस्कुट बनाते हो तो एक दिन में आप 10,000 बिस्कुट बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरी बात समझ में आई होगी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोग भारतीय थे, हम लोग जितना भी उद्योग करते थे सबका सब हमारा हाथ से होता था। हम लोग सारी चीज़ों को हाथ से बनाया करते थे। हमारी जो इंडस्ट्री थी ना वो बिल्कुल डेवलप नहीं थी, या फिर ये कहूँ भारत के अंदर इंडस्ट्री थी ही नहीं, ठीक है। दूसरे तौर पे क्या था, अगर इंग्लैंड को देखा जाए तो वहाँ पे बहुत हैवी इंडस्ट्रीज़ थी, उनके पास बहुत सारी मशीन थी। अब वो क्या करते हैं, हमारे भारत से रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, उसको रीमैन्युफैक्चर करते हैं और वहाँ विदेश में प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बना के हमारे भारत के अंदर सेल कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे इंडिया वाले पार्ले जी बिस्किट बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ बस, ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत ले जाना पार्ले जी बिस्कुट के एग्जांपल के लिए। तो वो हाथ से बनाते हैं। अब जब वो हाथ से बनाएंगे तो दोस्तों उनका एक्सपेंसिव बनेगा। कैसा बनेगा, एक्सपेंसिव बनेगा। लेकिन वही काम को अगर मशीन करने लगेगी, ठीक है, तो वो कैसा बना के देगी दोस्तों, सस्ता बना के देगी। कैसा बना के देगी, सस्ता बना के देगी। क्योंकि हम लोग जो हाथ से काम करते हैं वो काफ़ी समय लेता है, और जो मशीन से काम किया जाता है वो काफ़ी कम टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेशन करो, एक आप दोस्तों अपने आप से कैलकुलेशन करो पेपर पे, एक आप कैलकुलेशन करो बाय कंप्यूटर, तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो घंटों की कैलकुलेशन मिनट में कर देता है, ठीक है। तो जो आपकी मशीन होती है वह काफ़ी एफिशिएंट होती हैं, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा काम बहुत कम टाइम के ऊपर आपके करके दे देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेज क्या करते हैं, विदेशों से सस्ता जो बना हुआ माल होता है उसे भारत के अंदर लेके आते हैं। अब जब उसे लेके आएंगे हमारे भारत के अंदर तो होगा क्या, इससे हमारे जो उद्योग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई सामान खरीदेगा नहीं। क्योंकि हैंडमेड चीज़ है ना यार, तो वो तो महंगी पड़ेगी। अगर आप एक बिस्कुट लेने मार्केट में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि भारत का बना हुआ बिस्कुट 10 रुपये का है, और जो अंग्रेज बिस्कुट बना रहा है वो 2 रुपये का है, ठीक है। तो मैं कौन सा बिस्कुट लेना पसंद करूँगा, 2 रुपये का। अब एक बात आती है कि सर के इंडिया जो था उस समय पर, उसमें जो लोग रहा करते थे उनमें राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी दोस्तों, बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। सब में नहीं थी, लेकिन यार हाँ मैं कह सकता हूँ कि 70% लोगों में उसमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। अगर राष्ट्रवाद की भावना ही होती तो 1857 जैसा जो महायुद्ध था वो हम भारतीय लोग कभी नहीं हारते, ठीक है। वो भी आपने पढ़ा होगा हम लोग क्यों हारे। हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं तक अपने इंडियंस की वजह से ही वो हम युद्ध हारे थे। कुछ लोग तो सीधा सीधा जाके अंग्रेज से शामिल हो गए। सबसे मजाक की बात और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि उसमें जो सेना लड़ रही थी वो भी हमारे इंडिया की सेना लड़ रही थी, ठीक है। यानी कि हमारे इंडिया की सेना ही हमारे इंडियन से लड़ रही थी, ठीक है। तो उस समय अंग्रेजों ने कुछ ऐसा जादू कर दिया भाई साहब, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि ऐसा हुआ भी, ठीक है। आप उसमें जब हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको जान खुद आश्चर्य होगा कि इंडियन सेना अंग्रेज यूज किया करते थे और हमारे इंडियंस पर ही उसे इस्तेमाल करते थे, ठीक है। हमारे इंडियंस को उससे प्रताड़ित करते थे। फिलहाल वो बात अलग है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है ना तो हमारे इंडिया के जितने दोस्तों इंडस्ट्री होती हैं छोटी मोटी या जो लीस्ट डेवलप होती हैं सबको बर्बाद कर देती है। कैसे बर्बाद करेगी, तो आप ऐसे ले लो, आप मार्केट जाते हो आपको एक चीज़ 10 रुपये की दिखाई देती है, एक चीज़ आपको 2 रुपये की दिखाई देती है। तो मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ भारत की चीज़ कभी भी नहीं खरीदोगे, ठीक है ना। क्योंकि यार हम लोग इतने ज़्यादा थोड़ा ना उसमें देश को प्रेम करने वाले थे कि हम समझते यार कि चलो अगर हम लोग भारत का सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है, तो हमारा भारत जो देश है बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी की स्टेज पे पहुंच जाएगा। क्योंकि या आप ये सोचो ना कि हमारे भारत की कोई इंडस्ट्री हमारे भारत के अंदर लगी हुई है तो हमारे भारत के लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देगी तो भारत के लोगों को पैसा मिलेगा तो मार्केट में डिमांड जनरेट होगी तो वो क्या होगा दोस्तों, फिर से पैसा आपका इंडस्ट्री में लग जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ इकोनॉमी का पूरा रूल है, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि सस्ता माल इतना ले आया उस समय पर यूके कि हमारे जो इंडियन माल था वो लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया, क्योंकि वो जो माल था ना वो बहुत एक्सपेंसिव था। अंग्रेज़ों के सामने वो माल बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए क्या किया भारतीयों ने वो माल ख़रीदना बंद कर दिया। जो हाथ का बना हुआ जो कुछ भी लिया करते थे ना वो लेना दोस्तों बंद कर दिया। अंग्रेज़ों की जो माल था, जो इंग्लिश थे दोस्तों, अंग्रेज़ जो थे उनकी माल की दोस्तों बहुत बड़ी डिमांड भारत के अंदर आने लगी। उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने रिसोर्स हमारे भारत के यूज़ किया, रॉ मटेरियल हमारे भारत का इस्तेमाल किया, विदेश में लेके गया, उसको मैन्युफैक्चर किया और भारत के अंदर से दोस्तों फिर से तैयार करके दे दिया। अब हमारा भारत होता है आज़ाद। तो मैं आपसे यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज़ाद जैसे ही हमारा देश हुआ तो क्या हमारे भारत देश वाले जैसे ही आज़ाद होता है हमारा भारत देश 1947 में, ठीक है, 1950 में अच्छा खासा गवर्नमेंट फंक्शन करने लगती है। अब आप बताइए दोस्तों, हमारा जब भारत देश आज़ाद होता है
जब इसके पीएम साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कभी दोस्तों परमिशन देंगे विदेशी कंपनी को भारत में आने की? दोस्तों कभी परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है दोस्तों। मैं यहाँ पे ना लिंक कर रहा हूँ फर्स्ट प्लान के लिए। देखो रटवा तो यार सब देते हैं, मैं भी रटवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भी कह दूंगा जो फर्स्ट प्लान था उसमें हमने दोस्तों प्राइवेट जो कंपनियाँ हमारी जो दोस्तों गवर्नमेंट PSUs थे हमने उन्हें प्रमोट करा। इससे तुम्हें क्या समझ में आ जाएगा? इससे तुमको समझ में नहीं आएगा। कुछ समझ में आया इससे? कुछ भी नहीं समझ में आएगा ऐसे यार। तो एक बार समझ लो चीज़ों के लिए, ठीक है? अगर आप समझ लोगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो देखो जब हमारा देश आज़ाद होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी PM बनते हैं, तो वो सीधी सी बात कहते हैं, देखो अभी हम लोग नए आज़ाद हुए हैं, हमारी जो इंडस्ट्री हैं बहुत ही नई हैं, तो वो जो विदेश की इंडस्ट्री हैं जो सालों से चल रही हैं उनके साथ में कंपटीशन नहीं कर पाएंगी। क्या नहीं कर पाएंगी? कंपटीशन नहीं कर पाएंगी। इसलिए नेहरू जी कहते हैं कि जो हमारी इकनॉमी होगा दोस्तों ना, वो क्लोज इकनॉमी होगी। हम लोग अपनी इकनॉमी को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है ना? हम अपनी इकनॉमी को क्या नहीं करेंगे? हम लोग ओपन नहीं करेंगे। अब आपको ये नहीं समझ में आया कि इकनॉमी ओपन क्या है, क्लोज इकनॉमी किससे कहते हैं? इसको आपको जानने के लिए फर्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा मेरी। मैं कहता हूँ ना बेसिक पढ़ना ज़रूरी होता है और आप लोग वही स्किप कर देते हो, इस वजह से आपको समस्या आती है। मैं बता देता हूँ, ओपन इकनॉमी का दोस्तों ये मतलब होता है कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं हम उन्हें भी भारत के अंदर आने दें। हमने दोस्तों यही गलती करी थी, एक विदेशी कंपनी आनी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी वजह से हमारा भारत बर्बादी कगार पे पहुंच गया, ठीक है? तो अब हम फिर से वो यार नहीं कर सकते थे, ठीक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम विदेशी कंपनी अपने भारत के अंदर बिल्कुल नहीं आने देंगे। हम जो भारत की लोकल इंडस्ट्री है हम उन्हें डेवलप करेंगे, और फिर अगर इतना कैपिटल नहीं है कि लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है तो हम अपनी कंपनी लेकर आएंगे, सरकार अपनी कंपनी लेके आएगी। यानी सरकार जो, वैसे तो सरकार का मूल काम होता है गवर्नेंस करना, लेकिन सरकार ने कहा अगर ऐसी स्थितियां हैं तो हम लोग बिजनेस भी करेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन विदेशी कंपनी नहीं आने देंगी। हम विदेश से अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, हम विदेश से अपने आप को दोस्तों बचा के रखेंगे, ठीक है? हम जो विदेशी कंपनियां हैं ना उन्हें भारत के अंदर बिल्कुल प्रवेश नहीं मिलने देंगे, क्योंकि वो आती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडर था, ऐसा ना हो फिर से कंपनियां आएँ और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो उनके सामने फिर से बौनी नजर आए, फिर से फेल हो जाए, जिसकी वजह से हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाए। देश में बेरोजगारी दोस्तों कब बढ़ती है? तभी तो बढ़ती है जब हमारी भारत की जो इंडस्ट्री है वो लोगों को रोजगार नहीं दे पाती हैं। अब वो कब रोजगार नहीं दे पाएंगी? वो तब रोजगार नहीं दे पाएंगे जब उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। अगर दोस्तों उन्हें फ़ायदा हो रहा है, मार्केट के अंदर डिमांड आ रही है, तो वो और भी इंडस्ट्री डेवलप करेंगी। मान लो उनका पहले एक साल में 5 लाख बिस्कुट बिक जाते थे, लेकिन अब बिस्कुट कम पड़ रहा है, एक साल में 7 लाख बिस्कुट डिमांड आ रही है, तो सीधी सी बात है वो 1-2 फैक्ट्री और खोलेंगे, ठीक है ना? इससे उन्हें भी दोस्तों फ़ायदा होगा, और ऐसा करके वो लोग हमारे भारत के लोगों को दोस्तों एम्प्लॉयमेंट देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा दोस्तों, वो खर्च करेंगे, ठीक है ना? और खर्च करेंगे तो ये पूरा पहिया होता है इकोनॉमी का चलने लगेगा। मैं पूरा पहिया समझाऊंगा आपको इकोनॉमी का ये क्या है, लेकिन अभी आप इन शॉर्ट ऐसे समझ लीजिए। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, देखिए सर ऐसा है, हम अपने भारत के अंदर किसी भी बाहर कंपनी को नहीं आने देंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बहुत चीप आइटम लेकर आते हैं, हमारे भारत में डंप करा देते हैं, पूरा कूड़ेदान बना डालते हैं, और हमारी भारत की छोटी छोटी जो इंडस्ट्री होती है ना उन्हें दोस्तों फेल कर देते हैं। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ गलत नहीं किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल सही किया। एट द प्रेजेंट टाइम की आप कंडीशन को देखोगे, लेकिन अगर आप 1990 में जब देखोगे तो आपको समझ आएगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये काम गलत किया था, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई बंदा कोई काम करेगा ना तो वो एट द प्रेजेंट टाइम को देख के करेगा। अब वो भविष्यवक्ता तो है नहीं कि वो 40 साल के बाद देख के करे कि ठीक है यार आगे सिचुएशन क्या होंगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिल्कुल क्लियर कट और बिल्कुल सही दोस्तों ओपिनियन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम बाहर से ना दोस्तों, ये जो हमारा इंडिया है ना, इसमें हम बाहर से कोई कंपनी नहीं आने देंगे, क्योंकि ये बहुत चीप सामान लेके आती हैं हमारी भारत के मार्केट के अंदर, और हमारी भारत की जो मार्केट है ना दोस्तों उसे फेल कर देती हैं। इसके वजह से भारत में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता और हमारे भारत के लोग गरीब हो जाते हैं। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, आपके हाथ में पैसा ही नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो आप किस तरफ जाओगे दोस्तों? गरीबी की तरफ जाओगे। किस तरफ जाओगे? गरीबी की तरफ के लिए जाओगे, ठीक है? तो आपको याद रखना है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की थिंकिंग थी कि हमें अपनी इकनॉमी को ओपन नहीं करना है, हमें अपनी इकनॉमी को क्लोज रहने देना है, ठीक है? हमें जो भारत है उसकी जो इंडस्ट्री है उन्हें डेवलप करना, हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना, ठीक है? हमें दोस्तों आत्मनिर्भर बनना है। ये जो आप सब सुन रहे हो ना मोदी जी का आत्मनिर्भर, आपको बड़ा नया सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप 5 ईयर प्लानिंग पढ़ रहे हो ना मेरे साथ में आज, मैं आपको कम से कम इस शब्द को 5 बार दिखाऊंगा 5 ईयर प्लानिंग में। डिफरेंट पीएम ने डिफरेंट बार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। उसी कड़ी में मोदी जी ने भारत को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है, या फिर उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो जारी किया है वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उनका कहा जा सकता है। ऐसा ही कदम दोस्तों हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी उठाए हैं। लेकिन दोस्तों
पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत है जिस वजह से हम दोस्तों टारगेट को आज तक अचीव नहीं कर पाए हैं। उस पर मैं भी आपसे कभी बात करूंगा, और कभी समय मिलता है तो उस पर एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि ऐसी क्या कमी रही यार कि हम फेल हो गए। हम लोग अपने आप को आज तक सेल्फ रिलायंट बना ही नहीं पाए, ठीक है ना। हम लोग आज दवाइयाँ मंगाते हैं अपने देश में, लेकिन दवाइयाँ बनाने के लिए सामान चाहिए होता है, वो आज भी 70% दोस्तों दूसरे देश से ही बनाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कुछ भी देख लीजिए यार, हम डिपेंड अपने आप पे है ही नहीं। हम अगर अपने आप को ग्लोबल मार्केट से आज अगर कट कर लेंगे ना, तो दोस्तों अपनी खुद की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। आज आप लोग बोल रहे हो ना कि चाइना को दोस्तों भगाओ, चाइना का जो आइटम आता है भारत के अंदर उसको दोस्तों बैन कर दो, ठीक है ना। अब आप लोग ये देखिए कि क्या हम लोग आत्मनिर्भर हैं। चलिए आज हम चाइना बैन कर देते हैं, लेकिन क्या हमारे पास आज इतनी क्षमता है कि अपना सामान भारत के अंदर खुद से बना पाएँ? दोस्तों नहीं है इतनी क्षमता यार। जो एक बहुत छोटी चीज़ होती है ना ज़िंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है मेडिसिन। हम लोग मेडिसिन में तक आत्मनिर्भर नहीं है। क्या करोगे, चाइना इतना बड़ा जो मार्केट है, इतना ज़्यादा हमें नेचुरल सोर्सेज प्रोवाइड कराता है, अगर उसी के साथ हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आप सोचो हमें इतने नेचुरल सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। अच्छा हमारे पास नेचुरल सोर्स की भरमार होती तो हम सोचते भी चलो अच्छा कट जाओ, दूसरे देशों से लिंक अपना ख़त्म कर दो, लेकिन आज अपन लोग लिंक नहीं ख़त्म कर सकते क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं ना वो दोस्तों उन्हीं से पूरी हो रही हैं। हम लोग आज लिथियम बैटरी की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि सन 2030 तक ना हम दोस्तों सारे के सारे जितने भी डीजल पेट्रोल गाड़ियाँ हैं सबको एलिमिनेट करके दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल लेके आएंगे। उनके लिए तो दोस्तों लिथियम बैटरी चाहिए ना, कहाँ से लेके आओगे यार। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उनका चाइना है। आप चाइना के पास नहीं जाओगे, आप अगर उनके आइटम को भारत के अंदर बैन करोगे तो क्या तुम्हारे आइटम को वो नहीं बैन करेंगे अपने देश के अंदर? इतने सीधे तुम्हें लग रहे हैं क्या वो अपने नेचुरल सोर्स को तुम्हारे लिए देंगे? कभी नहीं देंगे दोस्तों। इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम चाइना को दोस्तों अपने भारत के अंदर चाइना के आइटम को बैन कर पाएँ। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किए हैं थोड़े मोड़े, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं करेगी यार, क्योंकि उसको पता है अच्छे से, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर वो भी जानती हैं कि ये बाइबली पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में जितना अभी बात की जाए वो उतनी ही ज़्यादा दोस्तों बेफालतू बात है, क्योंकि हम अपने आप को डीलिंग नहीं कर सकते दुनिया से, क्योंकि हम लोग दोस्तों आत्मनिर्भर नहीं। अगर आत्मनिर्भर होते होगा उधर डीलिंग। चलो भाई, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो फर्स्ट प्लानिंग है और जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग है दोस्तों, ये आपको अच्छा प्लानिंग तो आप समझते हो ना दोस्तों, प्लानिंग कौन करती है? जो 5-5 साल की प्लानिंग की गई है। देखो प्लानिंग कुछ नहीं होता। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, अब मैं हूँ, चलो सचिन हूँ, आज मैंने सोचा यार अब ना मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। मान लो मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, तो मैंने कहा चलो यार 5-5 दिन की प्लानिंग सेट करते हैं। जैसे कि आपने 5-5 दिन का एक टेबल बना लिया कि 5 दिन में तो मैं दोस्तों पढ़ूंगा इकोनॉमी, 5 दिन पढ़ूंगा ज्योग्राफी, 5 दिन पढ़ूंगा दोस्तों मैथ, 5 दिन पढ़ूंगा दोस्तों पॉलिटी, 5 दिन पढ़ूंगा दोस्तों एनवायरनमेंट। इस तरीके से आपने सारा कुछ फिट कर लिया। तो आपने क्या करी, अपनी एक प्लानिंग कर ली। किसकी प्लानिंग करी? स्टडी की प्लानिंग करी। इसी तरीके से जो हमारा भारत था उसने भी दोस्तों प्लानिंग करी खुद को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, स्टेप में डेवलप करने के लिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम एक साथ डेवलप हो जाते, तो हमने देखा हम स्टेप बाय स्टेप खुद को डेवलप कर लेंगे, तो इसलिए हमने क्या बनाई, प्लानिंग बनाना स्टार्ट करी। इस प्लानिंग को बनाने का काम था दोस्तों प्लानिंग कमीशन का। किसका काम था दोस्तों? प्लानिंग कमीशन का दोस्तों, प्लानिंग कमीशन। ये जो प्लानिंग कमीशन थी दोस्तों, इसके चेयरमैन हुआ करते थे दोस्तों पीएम साहब, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्या थी दोस्तों, इसके चेयरमैन कौन हुआ करते दोस्तों? आपके पीएम साहब, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, बताइए प्लानिंग कमीशन क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी यानी दोस्तों ऐसी बॉडी जो किसी दोस्तों विधि से बनी है, जो किसी कानून से बनी है। तो आपको याद रखना है, कानून मतलब एक्ट से बनी है। आपको याद रखना है जो प्लानिंग कमीशन है दोस्तों, ये किसी भी कानून से नहीं बनी थी, ठीक है ना। अब ये पूर्व हो चुकी है, अब प्लानिंग कमीशन को दोस्तों एलिमिनेट कर दिया है, यानी प्लानिंग कमीशन क्या दोस्तों अब आ गया है नीति आयोग। अब वो क्यों आया है नीति आयोग इसकी जगह पे? नरेंद्र मोदी जी ने क्यों प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया और क्यों इसकी जगह वो नीति आयोग लेकर आए, तो इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज़ के बारे में चर्चा होगी। तो चलो आपको एक चीज़ समझ में आई यहाँ पर, वो ये है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया, अपनी इंडियन मार्केट को बंद रखा, ठीक है ना, दूसरे देशों से आइसोलेट करके रखा। हमने कहा ना तो सर हम इंपोर्ट करेंगे ना हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर ऑयल को छोड़ दिया जाए, तेल को छोड़ दिया जाए, तो हमने कहा कि ना सर हमें इंपोर्ट करना है ना सर हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना। आपको जो करना आप करो, हमें ना इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे। बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें हुआ करती थी जिनका हमारी नहीं सटती थी, ऐसे ऑयल हो गया जो कि हम खाड़ी देशों से मंगवाते थे, तो उसके बिना तो हमारी बिना मंगवाए दोस्तों काम नहीं चल रहा ना, क्योंकि एनर्जी का तो मेन सोर्स वही है हमारे लिए।
तो दोस्तों हम उसे मंगाया करते थे और अपनी एनर्जी नीड को सेटिस्फाई किया करते थे, लेकिन हमने 99% चीज़ों में अपने आप को आइसोलेट करके रखा। अब ये जो मैंने आपको बताया, इसकी पूरी झलक आपको देखने को मिलेगी दोस्तों सेकेंड ईयर प्लानिंग पे। अब फर्स्ट ईयर प्लानिंग जो है ना दोस्तों आपकी, चलो फर्स्ट ईयर प्लानिंग के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। चलो पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं पीपीटी पे, क्योंकि मुझे टाइम हो गया 19 मिनट, और 19 मिनट से मैंने आपको कोई पीपीटी नहीं दिखाई है, तो आपको दोस्तों समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन मत लो। नोट्स इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। कभी कभार होता क्या, ड्यू टू द टाइम मैं नोट्स नहीं अपलोड कर पाता हूँ हिंदी के ऊपर, जब मैं रियल टाइम वीडियो बनाता हूँ तब। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टेलीग्राम सॉरी क्लास चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिस पे अगर आप मान लो मेरी वीडियो देख भी रहे हो, मैं हिंदी में नोट्स आपको नहीं भी दे पाया हूँ, लेकिन आफ्टर 2 और 3 आवर मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट दे दूंगा। देखो दोस्तों होता क्या है, जो हमारा मैनेजमेंट है ना, उसने हर एक बंदे का टाइम फिक्स कर रखा है कि आपको इतने टाइम पे वीडियो डालनी है। तो कभी कभार कैसा होता है कि मैं अपने काम की वजह से हिंदी में नोट को ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं, उसे बाद में कर देता हूँ। लेकिन अगर आप ज्वाइन होंगे तो आप नोट्स का वहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलो यार, इकोनॉमिक प्लानिंग की पहले देख लेते हैं हिस्ट्री। जो मैंने पीछे बताया ना 15-16 मिनट में, ये 2 प्लानिंग, ये आपको पूरी 5 ईयर प्लानिंग याद कराएगा, वो भी 2, ठीक है। 51 से 56 वाली और 56 से दोस्तों आपकी 61 वाली, ये आपको पूरी 2 प्लानिंग याद कराएगा, ठीक है ना। अगर आपने मेरी कहानी 15-16 मिनट की अच्छे समझ ली होगी तो इसलिए मैंने आपको इतनी रामायण बताई। चलो यार देखो, स्टैटिक पार्ट है, कवर कर लेते हैं। अब बात आती है कि ये प्लानिंग कमीशन की जो डिमांड थी वो उठी कहाँ से। देखो एक दोस्तों विश्वेश्वरैया नाम के एक दोस्तों हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग दोस्तों जो एक बार देखते हैं दोस्तों हम लोग। विश्वेश्वरैया नाम के दोस्तों एक व्यक्ति थे ना, इन्होंने दोस्तों एक किताब लिखी, ठीक है ना, जिस किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें उन्होंने कहा दोस्तों कि हमारे भारत के पास एक प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन क्या है, मैंने फिर से बता दिया एक बार। प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है। कैसी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। ये अपनी एडवाइस देता है, मानना ना मानना सरकार के ऊपर है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी भी कानून के तहत नहीं बनी है, किसी एक्ट को पारित नहीं किया गया पार्लियामेंट में उसको बनाने के लिए, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। और दोस्तों अगली बात इसके बारे में ख़ास ये है कि जो इसका काम है वो दोस्तों 4 काम है। 4 काम इसके आप चलो यहीं पे याद कर लो। वैसे तो मैं चाहता था प्लानिंग कमीशन की पीपीटी दिखाऊं, वहाँ याद करा दूं, मैं यहीं पे बता देता हूँ। चारों काम इसके क्या है। पहला काम है दोस्तों हमारे भारत के जो रिसोर्सेज हैं उनको दोस्तों एग्जामिन करना, ठीक है, कि हमारे भारत के पास कितने रिसोर्सेज हैं। तो पहला काम क्या होता है इस प्लानिंग कमीशन का, भारत के पास कितने रिसोर्सेज हैं इनको दोस्तों एग्जामिन करना, कि इंडिया के पास एट द करंट टाइम कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इन रिसोर्स का पूरा कैलकुलेशन करके एक दोस्तों प्लान तैयार करना। क्या करना दोस्तों, प्लान तैयार करना, ठीक है। फिर इस प्लान को चलाने के लिए राज्यों के लिए पैसा देना, सेंटर के लिए पैसा देना, ठीक है ना, राज्यों के लिए और सेंटर के लिए पैसा देना। फिर ये जो पैसा दिया गया है इसका दोस्तों रेगुलेशन करना, चेक करना कि जो पैसा हमने सेंटर स्टेट को दिया है, क्या उन्होंने जिस काम के लिए हमने पैसा दिया था क्या उस काम को उन्होंने किया है कि नहीं किया है। तो इसके 4 काम होते थे। रिसोर्स को पहले चेक करती थी कि हमारे पास कितने रिसोर्स हैं, हम लोग 5 साल के लिए क्या प्लानिंग बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये बैठ के प्लानिंग बनाया करती थी, ठीक है ना। फिर पैसा बांट दिया करती थी तीसरे स्टेप में, स्टेट को और सेंटर को। फिर जब पैसा बांटती थी उसके बाद उन्हें रेगुलेट करती थी। रेगुलेट दोस्तों यहाँ कंट्रोल नहीं है, मैं कंट्रोल करने की बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एक एडवाइजरी बॉडी है तो कंट्रोल तो कर ही नहीं सकती। बस ये रेगुलेट करती थी, ये देखती थी कि जो पैसा हमने दिया है क्या उसका भलीभूति रूप से दोस्तों कोई स्टेट को पैसा दिया कि स्टेट काम कर पा रही है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो मेरी आप लोग। तो इसी वजह से क्या करते थे दोस्तों, ये 4 काम हुआ करते थे। तो पहले आपको याद रखना है, सबसे पहली बार प्लानिंग कमीशन की जो मांग उठाई थी वो उठाई थी विश्वेश्वरैया नाम के व्यक्ति ने, जो कि दोस्तों एक पॉलिटिशियन थे, और इन्होंने एक किताब भी लिखी है अपनी जो थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या थी, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। चलो दूसरे पॉइंट पे चलता हूँ यहाँ पे लेके। दूसरा पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन जो है वो सेट की गई दोस्तों अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी। यानी इसको जो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों उसके पद अध्यक्ष बनते हैं दोस्त, ठीक है ना दोस्तों। उसके क्या बनते हैं, वो चेयरमैन बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन सेट की गई, जिसके चेयरमैन बनाया गया जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। किसने दोस्तों ये बनाई, इंडियन नेशनल प्लानिंग कमीशन, तो ये बनाई गई दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। इट रिकमेंडेशन कुड नॉट इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर एज चेंजेस इन द इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए अब यहाँ पे ना क्या हुआ दोस्तों, 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो आपकी कांग्रेस है वो नेशनल प्लानिंग कमीशन सेट करती है, और इस नेशनल प्लानिंग कमीशन का दोस्तों चेयरमैन बना देती है जवाहरलाल नेहरू के लिए। लेकिन आपको पता उसी समय पर दोस्तों वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है,
और पूरा का पूरा दोस्तों सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, पॉलिटिकल सिचुएशन दोस्तों पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। अब ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो आपको ये सर बताएंगे जिनका नाम है आशीष सर, ठीक है ना। अब 1944 में दोस्तों एक प्लान आते से कहते हैं बम्बई प्लान। इसमें दोस्तों 8 लीडिंग जो दोस्तों इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बैठते हैं। अब ये देखते हैं क्या करेंगे दोस्तों, तो ये भी आपके प्लानिंग कमीशन के दोस्तों मांग उठाते हैं, ठीक है ना। 1944 दोस्तों गांधी प्लान आता है जो कि दिया जाता है श्री मान नारायण के द्वारा, और ये भी कहते हैं भैया प्लानिंग कमीशन बनाओ, ठीक है ना। 1944-45 में दोस्तों एम एन रॉय जी भी होते हैं, वो दोस्तों डिमांड उठाते हैं कि प्लानिंग कमीशन बनाइए। सर्वोदय प्लान आता है दोस्तों जेपी नारायण जी के द्वारा, और ये भी कहते हैं भैया प्लानिंग कमीशन बनाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इतने जो लोग हैं वो देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिमांड करी कि भैया प्लानिंग कमीशन बनाओ। पहला स्टेप क्या है दोस्तों, माइलस्टोन जिसे मैं कहूँगा, ये उठाया गया विश्वेश्वरैया जी के द्वारा, जो कि एक पॉलिटिशियन थे, और इन्होंने कहा दोस्तों अपनी किताब में, जिसका नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, कि भारत के लिए एक दोस्तों प्लानिंग कमीशन बनानी चाहिए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, 1938 में इसी बात को रिपीट करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कहती है कि चलो भैया इंडियन नेशनल प्लानिंग कमीशन हम लोग बनाते हैं, जिसे सेट कर दिया गया 1938 में, और जिसके चेयरमैन बना दिए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से इम्प्लीमेंट प्रॉपर रूप से नहीं किया गया। 1944 में बम्बई प्लान आता है, जिसमें दोस्तों फिर से मांग उठाई जाती है। 1944 में दोस्तों गांधी प्लान आता है श्री मन्नारायण के द्वारा, इसमें भी कहा जाता है भैया प्लानिंग कमीशन तो बनाओ। 1945 में दोस्तों आता है आपका पीपल प्लान, इसमें भी दोस्तों कहा जाता है एम एन रॉय जी के द्वारा कि प्लानिंग कमीशन तो बनाओ भैया। जेपी नारायण देते हैं दोस्तों सर्वोदय प्लान, इसमें भी कहते हैं कि भैया प्लानिंग कमीशन तो होनी चाहिए। इतने लोगों ने नाम ले दिया प्लानिंग कमीशन का, मैंने आपको एक दोस्तों समराइज़ करके तो बता दिया कि प्लानिंग कमीशन किससे कहते हैं, लेकिन चलो आपको नोट्स पे बता देता हूँ। बात रही हिंदी इंग्लिश की, तो यहाँ आप देख सकते हो हिंदी में पूरा का पूरा नोट दिया हुआ है। एक बार आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। भारत में आर्थिक नियोजन शुरू करने का पहला प्रयास सर एस विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था, जो भारत में राजनेता लेवल भारत के लिए अपनी पुस्तक नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से विख्यात हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में जितने पॉइंट हिंदी के दिए हुए हैं आप सारे के सारे रीड कर सकते हो, वही है जो मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया है, ठीक है। देखो यार, मैं इतना बड़ा अंग्रेज नहीं हूँ कि मैं इतनी अंग्रेजी बोलूँ जो आपको समझ में नहीं आए। मैं बैलेंस भाषा बोलता हूँ, ना इंग्लिश ज़्यादा बोलता हूँ ना हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ। मेरा पूरा ध्यान है दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना, ठीक है ना। शुरू में जो मैंने 15 मिनट बकवास की, मैं चाहता तो उसे नहीं करता, लेकिन यार मुझे मज़ा ही नहीं आता बच्चे को रटवाने में। सिंपल सीधे कह रहा हूँ ना, मुझे बच्चे को रटवाने में मज़ा नहीं आता। अब क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है बच्चा रट के कभी कामयाब नहीं हो सकता। आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों रट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन जो आपका बौद्धिक स्तर है ना यार, वो कभी नहीं बढ़ेगा अगर आप लोग नहीं सोचने समझने की कोशिश करोगे ना। एसएससी सीरियल की अगर आप बात करो दोस्तों, तो बिना रटे तो दोस्तों आप लोग जो है कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। रटना तो पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इतना ना रटो कि भैया कतई तुम शक्तिमान हो जाओ, ठीक है ना। एक एक चीज़ को तुम पे इतनी शक्ति आ जाए कि तुम उसको रटो, रटना नहीं समझना है। और मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ना यार, मेरा देखो मैं ऑफलाइन कई साल पढ़ाया हूँ, तो बच्चे मुझसे मिलते हैं, कहते हैं भैया आप जो पढ़ाते हो ना कहर, शुरू से लेके लास्ट तक समझ में आ जाए ना एक बार, तो चीज़ ज़िंदगी में भूलते नहीं हैं। तो बस मैं चाहता हूँ यार आप भी समझ लो वैसे ही। ऑफलाइन बच्चों ने बहुत प्यार दिया है, मैं चाहता हूँ आप भी यार प्यार दो। तो चलो प्लानिंग कमीशन समझ लेते हैं। बहुत चर्चा कर ली कि प्लानिंग कमीशन समराइज़ करके तो मैंने आपको बता ही दिया नोट्स में यार, और देख लो। अब ये आया इंग्लिश में, अरे सर हिंदी में नहीं, अरे भैया है, देखो आगे है हमारे पास पूरा मैटर है हिंदी में, देखो ये रहा हिंदी में, ठीक है ना। तो चिंता करने बात नहीं है। चलो पढ़ते हैं योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग दोस्तों बनाया गया मार्च 15, 1950 के लिए। तो आपके पेपर के लिए पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हो, मैंने येलो से लिख दिया है इसीलिए कि प्लानिंग कमीशन सेट किया गया 15 मार्च 1950 के लिए। तो आपको याद रखना है प्लानिंग कमीशन कब आता है। प्लानिंग कमीशन आता है 15 मार्च 1950 के लिए। इसके जो चेयरमैन जी होते हैं वह होते हैं नेहरू जी, ठीक है ना। कौन होते हैं? नेहरू जी। अब ये आता कैसे है, तो यूनियन कैबिनेट जो होती है, आपको पता है दोस्तों, मुझे पता आपको यूनियन कैबिनेट नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती है ना दोस्तों, जैसे कि रक्षा, ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री, जैसे कि दोस्तों आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री और रोड एंड एविएशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री,
तो आपकी जितनी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, इन लोगों का दोस्तों एक समूह होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों यूनियन कैबिनेट। अभी मैंने आपको बस सरल भाषा में बताया है, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बिल्कुल पॉलिटी की भाषा में भी समझा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं अभी आप चीज़ से कनेक्ट हो पाओ, ठीक है। तो बस इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया। दूसरा पॉइंट, ये दोस्तों जो बॉडी है ना यार, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बारे में ना जिक्र नहीं किया गया कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के इसी आर्टिकल में लिखा नहीं कि भैया प्लानिंग कमीशन बनाया जाएगा। नॉन स्टेट्यूटरी है, इसको बनाने के लिए हमने पार्लियामेंट के अंदर कोई दोस्तों एक्ट भी नहीं लाया। अब एक्ट किससे कहते हैं यार, मत याद रखो, इतना समझ लो, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे हम लोग एक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने कोई कानून नहीं पास किया इसको बनाने के लिए, प्लानिंग कमीशन को बनाने के लिए, योजना आयोग को बनाने के लिए हमने कतई दोस्तों कोई जो है ना, वो मैं बता दूं आपको, कोई भी दोस्तों हमने कानून नहीं बनाया। एडवाइजरी बॉडी है भैया, कैसी है एडवाइजरी बॉडी, अपनी एडवाइस देती है, मानो ना मानो भैया तुम्हारे ऊपर है, यानी पीएम साहब के ऊपर है, ठीक है। अब पीएम साहब दोस्तों उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। बाकी दोस्तों उसमें जो मेंबर होते थे, एक डिप्टी चेयरमैन हुआ करता था जिसे दोस्तों पीएम साहब अपॉइंट करते थे, और बाकी दोस्तों कुछ इसमें फुल टाइम मेंबर भी हुआ करते थे। आगे बात करें दोस्तों, तो इसमें किसे लेना है किसे नहीं लेना है, क्या दोस्तों टेन्योर रहेगा इसके मेंबर का, वह दोस्तों कुछ भी फिक्स नहीं था, ठीक है ना। अब मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन डिस्क्रिएशन। अब यहाँ पे ना दोस्तों जो गवर्नमेंट यानी कि जो पीएम साहब थे, वो अपने आप से जिसे चाहते थे दोस्तों वो उसका सदस्य बना दिया करते थे। तो ऐसा कहीं पर भी प्लानिंग कमीशन जो है दोस्तों किसी एक्ट से तो पास हुआ नहीं। अगर किसी एक्ट से बनाया जाता तो उसमें कंडीशन भी लिखी जाती कि इसके मेंबर कौन कौन होंगे, लेकिन ऐसा तो था नहीं। ये दोस्तों एक आपकी रेजोल्यूशन से लाई गई जो कि यूनियन कैबिनेट लेके आया, ठीक है ना। अब रेजोल्यूशन यूनियन कैबिनेट का क्या होता है पढ़ाऊंगा भैया, आपको क्यों चिंता करते हो। तो यहाँ पे ना मेंबर जो है दोस्तों, वह कोई डिसाइड नहीं है कि हम दोस्तों किसे लेके आएंगे किसे नहीं लेके आएंगे। अगला है दोस्तों यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर थे, हंसी की तो बात यह है कि वो भी डिसाइड नहीं थे, यानी यहाँ कोई डिसाइड ही नहीं है। अब मैं चाहता हूँ ना कि आप यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, वो क्या है, आपने इतनी लाइनों को पढ़ा, कहीं पर आपको यहाँ पे स्टेट का रोल नज़र आया नहीं रोल नज़र आया। पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा हमारे भारत में संघवाद है, ठीक है ना। यानी हमारा भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऐसा है कि यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है स्टेट में और सेंटर में। अब पावर चाहे दोस्तों आपका कानून बनाने से संबंधित हो, एग्जीक्यूशन करने से संबंधित हो, एग्जीक्यूशन यानी कि कानून का पालन कराने से संबंधित हो, या फिर दोस्तों आपका रुपयों से संबंधित हो, पैसों से संबंधित हो, यानी कि फिजिकल, ठीक है ना। तो वो चाहे आपका दोस्तों फिजिकल फेडरलिज्म हो, ठीक है ना, यानी कि वित्तीय संघवाद हो। तो हम लोग इन तीनों पायदानों पे दोस्तों हैं संघवाद। ढांचा कैसा हमारे भारत का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का संघवादी ढांचा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चाहिए था कि इसमें दोस्तों स्टेट का भी रोल हो, लेकिन आप देख रहे हो कहीं पर भी स्टेट का रोल नहीं है। और आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हो, अगर हमें देश का विकास करना है तो हमारे लिए दोस्तों माइलस्टोन अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। हमारे लिए उस अंतिम व्यक्ति तक जाना पड़ेगा जिसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर हम लोग एक ऊपरी वर्ग का डेवलपमेंट कर देंगे ना, उससे यार कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, उससे कतई कुछ होगा ही नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे आप देश के अंदर कभी भी डेवलपमेंट करा ही नहीं सकते। और यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी का दोस्तों ये क्लियर विजन था कि हमारे लिए पंचायतों को सशक्त करना है। क्यों सशक्त करना है पंचायतों को, इसलिए सशक्त करना है क्योंकि अगर हमारे लिए भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अगर पूरे भारत में गरीब तबके तक पहुंचाना है तो उसके लिए ज़रूरी हो कि पंचायती राज दोस्तों सशक्त हो, ठीक है ना। क्योंकि पंचायती राज जो है, जो आपकी पंचायतें हैं, जो आपका गांव है ना, वो दोस्तों जो लोकल लोग हैं उन तक दोस्तों गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर वहीं पर सीधा आपका सेंटर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करेगा ना, तो आपको पता ही है 100 रुपये चलता है 20 रह जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता ही है कि 100 चलेगा और 20 या 30 रह जाएगा, बाकी आप सब जानते हैं खुदा मालिक है कहाँ जाता है, ठीक है ना। तो आप सब लोग होशियार, आपको पता है कहाँ जाएगा। तो इसीलिए देखो आज मैं इसका बहुत ही फ्रेश एग्जांपल दूं तो वह कोविड-19 कोरोना वायरस से शुरू में देखा गया कि सेंटर ने अकेले ही लड़ने का प्रयास किया, ठीक है ना। सेंटर ने कोशिश की कि भैया हम तो ब्रह्मा हैं, अकेले ही लड़ लेंगे इससे, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, क्या कोरोना वायरस से अकेले लड़ा जा सकता है? क्या सेंटर इतने बड़े देश को अकेले देख सकता है? नहीं देख सकता। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग स्टेट को एम्पावर करें, क्योंकि सेंटर एक साथ इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकता। लेकिन अगर हम लोग इसी देश को
30-35 खंडों में बांट देंगे तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कोविड-19 से फाइट है, वो और अच्छे तरीके से हो पाएगी। अगर अगर हम लोग स्टेट के लिए भी दोस्तों गांव में बांट देंगे, ठीक है ना, यानी स्टेट के लिए भी दोस्तों हम गांव में बांट देंगे तो इससे जो फाइट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से की जा सकेगी। क्योंकि एक स्टेट के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, स्टेट को नहीं पता कि किस गांव की क्या ज़रूरत है, किस गांव में कोविड-19 से किस तरीके से फाइट की जा सकती है, इस बात को सिर्फ गांव जानता है। तो अगर गांव के हाथ में पैसा होगा तो वो अच्छी तरीके से लड़ पाएगा। इस पूरी प्लानिंग कमीशन में आपको देखने को मिलेगा स्टेट का कोई रोल आपको दूर दूर तक नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है दोस्तों फिजिकल फेडरलिज्म के अनुरूप नहीं है, यानी कि यहाँ पे ना जो स्टेट हैं दोस्तों उनको देखने को मिलेगा कि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं पहुँच रहा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ऊपर से पैसा बांट देता है, जितना उसके डिस्क्रिप्शन में आता है, मन में आता है, दे देता है, ठीक है ना। कोई खास अच्छे तरीके से बंटवारा नहीं होता पैसे का, ठीक है ना। तो होता क्या था कि सरकार के पास जो हमारी स्टेट होती था उनके हाथ में पैसा नहीं आता था, लेकिन वो तो भला हो, एलपीजी रिफॉर्म हुए देश में और फैक्ट्रियाँ लगना चालू हुई विदेशों से हमारे अलग अलग शहरों में, जिसकी वजह से स्टेट के पास टैक्स के रूप में पैसा आने लगा। वरना शुरुआत में तो आप देखोगे स्टेट के पास पैसा ही नहीं था, जो करता धरता था वो सेंटर ही था। अगर आपको दोस्तों इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपको ज़रूरी है कि आप दोस्तों एक इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्स कल्चर है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो हमें देश को दोस्तों खंडों में बांट दें, ठीक है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मोदी जी ने कहा कि ये जो आज के टाइम की जो एस्पिरेशन है इसको दोस्तों सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए मैं प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर रहा हूँ और नीति आयोग बना रहा हूँ, जिसमें दोस्तों स्टेट के लिए बाकायदा जगह दी गई, ठीक है। तो चलो आगे चलूँगा। आप हिंदी में आप पढ़ लीजिए, अगर आपका मन नहीं मानता तो हिंदी में पढ़ लीजिए। नियोजन आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को नेहरू जी के द्वारा की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल के दोस्तों प्रस्ताव के तहत की गई। अतिरिक्त संवैधानिक है, इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। गैर वैधानिक है, किसी भी दोस्तों एक्ट से ये नहीं बनाई गई। सलाहकार ने कहा है भैया सलाह ही दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। पदेन अध्यक्ष के रूप में दोस्तों यहाँ प्रधानमंत्री काम करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ दोस्तों पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। सरकार यहाँ पे स्वविवेक अपनी इच्छा से सदस्यों को नियुक्त कर देती है। इसके सदस्य और उपाध्यक्ष का कार्यकाल तय नहीं है, 5 साल होगा 10 साल होगा, कुछ तय नहीं है। सरकार की इच्छा के अनुसार सदस्य की संख्या बदली भी जा सकती है, ठीक है ना, तो यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। अब कितने दोस्तों 5 ईयर प्लान आए हमारे भारत देश के अंदर, देखो पहला आया 1991 से 1956 के बीच में, दूसरा आता है दोस्तों 1956 से 1961 के बीच में, तीसरा आता है 1961 और 1966 के बीच में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 साल का गैप। रुकता हूँ 2 मिनट समझाने की कोशिश करता हूँ ये 3 साल का गैप क्यों आया। देखो 1961 से लेके 1966 तक का दोस्तों वह टाइम था जिस समय पे इंडिया ने बहुत बुरे दिन देखे। 1962 में इंडिया ने चाइना से वॉर देखी, जिसमें भारत को हारना पड़ा। चाइना दोस्तों अरुणाचल प्रदेश तक के अंदर घुस गया, इधर दोस्तों उसने गालवान वैली तक आ गया वो, ठीक है ना। और हमने 1965 में पाकिस्तान से वॉर देखी, ठीक है ना। फिर हमने दोस्तों 2 साल लगातार सूखा देखा। इसकी वजह से जो भारत की इकनॉमी थी दोस्तों, उसकी हड्डी जो थी ना, इकनॉमी थी दोस्तों, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और फिर हमारे पास इतना पैसा ही नहीं बचा, क्योंकि आप वॉर लड़ते हो दोस्तों, वो भी आप तब लड़ते हो जब आप खुद से डेवलप हुए नहीं हो। 1962 में आप इंडो चाइना वॉर देखते हो। 1965 में दोस्तों पाकिस्तान भी लगे हाथ वॉर कर लेता है। आपके पास रिसोर्स है नहीं और आप वॉर कर रहे हो, ठीक है ना। आप बाहर से पैसा मांग के ला रहे हो और आप वॉर कर रहे हो, ठीक है। आप चलो वॉर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वॉर बिना पैसे के तो होती नहीं है। इसके लिए हमारे को भैया पैसा चाहिए होता है, प्रॉपर मिलिट्री को पैसा देना पड़ता है, प्रॉपर दोस्तों हमारे लिए डिफेंस सिस्टम में पैसा लगाना पड़ता है। अब वो पैसा दोस्तों था ना, वो तो हो गया ख़त्म, अब भारत के पास पैसा ही नहीं बचा। तो भारत क्या करेगा यहाँ पे दोस्तों, 3 साल के लिए 5 ईयर प्लानिंग को बंद कर देगा। इसी वजह से 66 में आएगी दोस्तों लास्ट वाली, और जो सेकंड आएगी वो आएगी दोस्तों 4th वाली आएगी दोस्तों 69 में। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट 3 साल का अंतर देखने को मिलेगा। ये अंतर इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था, और जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा यार तो हम किससे 5 ईयर प्लानिंग बनाएंगे यार। जब हमारे पास जेब में पैसा नहीं है तो आप 5 ईयर प्लानिंग किससे बनाओगे। 5 ईयर प्लानिंग बनाना है तो पैसा तो होना चाहिए ना। आपने पैसा
पाकिस्तान से लड़ने में खर्च कर दिया, चलो आपने पाकिस्तान को हराया, अच्छी बात है। चाइना से खुद हार गए। चाइना से तो हारना दोस्तों मैं बहुत हद तक मानता हूँ गलती थी, क्योंकि जब आप चाइना के साथ में पंचशील साइन कर आए, जब आपने कह दिया कि मैं आपकी टेरिटोरियल को इज्जत करूंगा, मेरी टेरिटरी को इज्जत करना, फिर आपने दलाई लामा को ले लिया भारत देश के अंदर। हालांकि भारत देश ने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग दलाई लामा के लिए इसलिए रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल लीडर है, हम उसे दोस्तों बुद्धिस्ट का लीडर मानते थे, हम दलाई लामा जी के लिए बुद्धिस्ट का लीडर मानते थे। तो हमने ऐसा धर्म गुरु ने लिया, लेकिन इससे चाइना तो नाराज हो गई होगा, क्योंकि दलाई लामा से फाइट चल रही थी चाइना वालों की, क्योंकि चाइना कह रहा था मुझे तिब्बत लेना है, तिब्बत हिस्टोरिकली मेरा है, उस पर अधिकार था दोस्तों उसमें दलाई लामा का। दलाई लामा के पॉलिटिकल लीडर भी थे और धर्म गुरु भी थे, दोनों ही गुरु थे, ठीक है ना। इतनी हिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी ना, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, उसे समझ लो। तो तिब्बत पे दोस्तों अधिकार करता था चाइना, अपना चाइना कहता था मेरा। चाइना ने दोस्तों वहाँ एक मिलिट्री भेजी, अभियान चलाया, और वहाँ के जो लोग थे ना, आपको एक पिक मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, मैं आपको पिक दिखाता है जिसमें दलाई लामा के बाहर, घर के बाहर 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने रिक्वेस्ट की दलाई लामा से कि ये आपको मार देंगे और आप जाके कहीं और छुप जाइए। तो दलाई लामा भारत आते हैं, भारत में पूरा सम्मान किया जाता है दलाई लामा जी का, ठीक है ना। हम बाकायदा उनको दोस्तों एक प्रॉपर जगह देते हैं रहने के लिए, और दलाई लामा वहाँ से दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पूरा अपना प्लान जो है एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ और ओपिनियन हो सकता है कि हम लोग सेम, अभी यार हम सेम ओपिनियन के हो गए तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो इंसान है, डिफरेंट ओपिनियन के तो होंगे ही होंगे। तो वहाँ पर जो हमारा भारत देश था ना, अच्छा भारत देश ने उससे एक काम और बहुत बढ़िया किया, उनकी LAC की पार जाके हमने चौकियाँ बना ली, ठीक है ना। सलाहकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, उन पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछते हैं सर बताइए क्या किया जाए, चाइना बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, थोड़ा सा एग्रेशन शो करो उनकी सीमा में। मैं यार सहानुभूति नहीं दिखा रहा चाइना के साथ में, लेकिन जो किया वो बता रहा हूँ। हमारे पास रिसोर्स है नहीं और चौकी बना लिया करें दोस्तों पाकिस्तान की सीमा में, तो क्या होगा यार, आप अच्छी तरीके से समझते हो। चलो फिलहाल तो आपको याद रखना है 3 साल का गैप आता है, मैंने बता दिया क्यों गैप आता है। फिर हम लोग 4th ईयर प्लान लेके आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये आता है दोस्तों 69 से 74 में। फिर दोस्तों 5th ईयर प्लान आता है हमारा 74 से 78 चलता है। 6th ईयर प्लान आएगा 80 से 85 चलेगा। 7th ईयर प्लान आएगा दोस्तों 85 से 90 चलेगा। 8th ईयर प्लान आएगा दोस्तों 92 से 97 चलेगा। 9th ईयर प्लान आएगा दोस्तों 97 से 2002 चलेगा। 10th ईयर प्लान आएगा दोस्तों 2 से 7 चलेगा। ये दोस्तों जो समय है ना, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एक जो हमारी दोस्तों अर्थव्यवस्था थी भारत की, उसका स्वर्ण काल था, गोल्डन एरा, ठीक है ना। मोदी साहब के टाइम पे दोस्तों गोल्डन एरा मुझे नहीं दिखता, दूर दूर तक है। मैं यार किसी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ, कॉमर्स इंडस्ट्री ने जल्दी में दोस्तों रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उसने बताया है कि 12 में और हम आज में देखें तो दोस्तों हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो दोस्तों कुछ भी कम नहीं हुआ। हम जो एक्सपोर्ट पहले करते थे भाई आज कर रहे हैं, जो दोस्तों इंपोर्ट पहले करते थे भाई आज कर रहे हैं। यानी मोदी जी का जो मेक इन इंडिया है, इसे कहते हुए दोस्तों कोई हिचकाट नहीं है कि वो फेल हो गया, ठीक है ना। यार आज भी 15 में एक मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो चुकी है आज, उन्होंने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, मुझे नाम नहीं याद है उनका, उन्होंने कहा था भैया हमें दवाइयों के मामले में सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर होना है दवाइयों के मामले में। दवाई का दोस्तों जो जेनेरिक मटेरियल आता है वो हमें अपने भारत में ही उत्पन्न करना है, भारत में ही बनाना, हम किसी देश से नहीं मंगाएंगे। लेकिन आज आप देख रहे हो ना, कोरोना वायरस के काल में 70% कहाँ से आ रहा है दोस्तों, हम दूसरे देशों से ही मंगा रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ी डिपेंडेंस हमारी किस पे है यार, चाइना पे गुरु, आप जानते हो। 11th ईयर प्लान आता है 7 से 12 में, ठीक है। तो चलो पहला ईयर प्लान पढ़ा लेता हूँ। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया ना यार, अब किस ईयर प्लान तो हवा बन जाएंगे अब, ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब बताया क्यों यार, मैं चाहता मैं भी रट्टे लगवा लेता, लगाओ रट्टे, लेकिन यार दिल गवाही नहीं देता कि मैं आपको रट्टे लगवाऊँ। तो चलो यार देखो क्या था, अब आप लोग समझने की कोशिश करो। 1950 में हमारी स्थिति कैसी थी दोस्तों, हमारे हाथ में पैसा नहीं था, ठीक है। हमारे हाथ में दोस्तों इतना पैसा भी नहीं था कि हम भारत के लोगों को 2 टाइम का खाना खिला पाएँ, ठीक है ना। तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा सारे काम हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले यार हमारा ये तो फोकस हो कि हम देश के लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे। 1950 में हमारा भारत देश कैसा था यार, बहुत गरीब स्थिति हमारे भारत की, बहुत दयनीय स्थिति थी। ऐसी स्थिति थी कि हमारे जो शास्त्री जी जब बनते हैं, प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद, आपको पता होगा नेहरू जी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी दिल्ली में, तो जब शास्त्री जी आते हैं उन्होंने खुद कहा था जय जवान जय किसान, उन्होंने कहा था कि 1 टाइम खाना खा के रहो। तो उस समय आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति रही थी भारत की। तो 1950 के अंदर इंडिया वॉज अ वेरी वेरी पुअर कंट्री, और आज भी है, आपको पता है हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, परचेजिंग पावर पैरिटी भी हमारी बहुत कम है दूसरे देशों से।
तो ये जो टर्म बोल रहा हूँ ना सब समझाऊंगा, तो टेंशन मत लेना, बोल रहा हूँ बीच बीच में सब समझा दूंगा। तो यहाँ पे ना शुरू में हम लोग बहुत गरीब थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं देखो ऐसा करो, पहले हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो 5 ईयर प्लान होगा इसमें हम लोग फोकस करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास दोस्तों खाने के लिए नहीं होगा तो हम लोग देश को अपने कैसे रन कराएंगे। तो सबसे पहले अब किस पे दोस्तों हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर हमने फोकस किया। आप लोग अपने डेढ़े हाथ पे यानी कि लेफ्ट हैंड पे ऊपर तब देख पा रहे हो कि फोकस ऑन एग्रीकल्चर। फिर दोस्तों था क्या, खाने के लिए कम था, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसी वजह से जो खाद्य सामग्री थी उस पर हो गई थी महंगाई। तो 1951 से लेकर 1956 यानी कि जो फर्स्ट प्लान था उसमें दोस्तों हमने एक यह भी दोस्तों विचारधारा बनाई कि हमारे के लिए जो फूड है ना उसके प्राइस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना बहुत लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है ना, खाने वाले बहुत हैं। तो क्या होगा आपको पता है, जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ महंगी हो जाती है मार्केट के अंदर। जैसे आप लोग देखते होंगे प्याज और टमाटर के केस में, प्याज हमेशा महंगा होता रहता है, क्यों? क्योंकि जब इसका प्रोडक्शन कम होता है, जब इसकी सप्लाई कम होती है, इसकी डिमांड आप जानती हो ज़्यादा ही रहती है हर समय पर, ठीक है ना, तो इसके दाम बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से उस समय जो एग्रीकल्चर था, जो हमारी जो खाद्यान्न सामग्री थी, उसके प्राइस को कंट्रोल करना भी उस समय पे हमारा एक एम था फर्स्ट प्लान में। पावर एंड ट्रांसपोर्ट, हमने दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस किया। हमने देखा यार कम से कम हम लोग इतना तो कर ही पाएँ, रोड वोड बिछवा दें जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आराम से मोबिलाइज कर पाएँ, जा पाएँ। इट वॉज बेस्ड ऑन हॉरर डोमर मॉडल। आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्लान किस मॉडल पे दोस्तों बेस था, वो था हॉरर डोमर मॉडल। अब आपको इतना जानना ही दोस्तों जरूर, आपको इतना जानना काफ़ी है। आप IAS की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप ये जानो हॉरर डोमर मॉडल किससे कहते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट प्लान टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन दिसंबर 8, 1951। तो यहाँ पे जो हमारे भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, उन्होंने 8 दिसंबर 1951 के लिए दोस्तों पहला 5 ईयर प्लान लेके आते हैं। अब बात आती है कि सर इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, प्राइमरी जो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था दोस्तों, भारत में जो लोग रह रहे हैं उनके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। जो गरीबी थी भारत के अंदर उसको दोस्तों दूर करना। लेकिन हमने क्या पहले प्लान में फोकस किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। यार नया देश बना है भाई, खाने पीने के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं, कैसे देश रन कराओगे, ठीक है ना। भारत के आधे से ज़्यादा लोग उसमें भुखमरी में जी रहे थे, ठीक है ना। आज भी आप पढ़ते होगे अलग अलग रिपोर्ट में कि हमारे देश में कितनी गरीबी है। हमारे भारत देश में आधी लड़कियां हैं जिनमें जिसके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया हो रखा है। तो आप अभी भी अंदाज़ा लगा सकते हो, सन 2020 में हम आ चुके हैं, हमारे भारत देश अब भी गरीबी से ज़्यादा दूर नहीं गया है। दिस वॉज डन बाई मेकिंग यूज़ ऑफ इंडियाज नेचुरल सोर्सेज। अब दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे, हमें इंडिया के लोगों का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, भारत के रिसोर्स को यूज करके, क्योंकि अपन तो आइसोलेट रहेंगे, विदेशियों के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी मशीनें हैं और इतनी अच्छी मशीनें हमारे भारत की मशीनों को फेल कर देते हैं। द टोटल आउटले बॉस, अब जो टोटल पैसा दिया गया दोस्तों फर्स्ट प्लान को, वो दिया गया आपकी स्क्रीन पर लिखा है 2069 करोड़। टारगेट था दोस्तों हमारा यहाँ पे GDP में ग्रोथ कराना, जो कितनी 2.1%, कितनी थी हमारा यहाँ पे टारगेट था ग्रोथ कराना, कितनी 2.1% की ग्रोथ हमें टारगेटेड थी इसमें। अब बात आती है कि सर क्या 5 साल में हमें ये टारगेट मिल पाई, क्या हमने जो सोचा था वो बलीभूत हो पाया? बिल्कुल हो पाया दोस्तों। हमने 2.1% की दोस्तों टारगेट सेट किया था और हमारे को लगभग 3% का दोस्तों टारगेट अचीव हुआ। हमने सेट कितना किया टारगेट 2%, लेकिन रियल में जो अचीव हुआ वो 1% ज़्यादा हुआ, अप्रॉक्स 3% हुआ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात थी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात थी, मज़ा आ गया भाई। पहली 5 ईयर प्लानिंग सफल रही, तो आप सीधी बात जानते हो दूसरी भी आएगी। तो ये लीजिए दूसरी आ गई। जो दूसरी 5 ईयर प्लानिंग थी ना दोस्तों, उसमें एक व्यक्ति थे महानुबोलिस, ठीक है ना। इन्होंने PM जी के लिए सलाह दी कि अब हमारे लिए फोकस करना चाहिए हैवी इंडस्ट्री पे। अब 1 मिनट रुकता हूँ यहाँ पे, समझाने की कोशिश करता हूँ हैवी इंडस्ट्री पे क्यों। देखिए, हमने देश में एग्रीकल्चर जो था उसे हमने स्प्रेड किया, ठीक है ना। हमने कोशिश की जो एग्रीकल्चर का टोटल आउटपुट है उसे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, जिससे किसानों की लाइफ भी अच्छी हो पाए। और आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल किसानी थे जो कि खेती किया करते थे। तो अगर आपको लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो आप सीधे कह दो कि हम किसानों का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाह रहे हैं, बस, ठीक है। उस समय पर ये लाइन सही थी। आज आप नहीं कह सकते सर, ठीक है, क्योंकि आज 50% लोग काम करते हैं, बाकी 50% लोग सर्विस में काम करते हैं, ठीक है ना। सर्विस में मतलब और किसी जितने सेक्टर उनमें काम करते हैं, एग्रीकल्चर में नहीं काम करते हैं। सर्विस मतलब सर्विस में और इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महानुबोलिस
पीएम साहब से कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री फिर से वही रहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 2.5 साल लगभग उन्होंने 2.5 बार वो लगभग पीएम बने हैं, ठीक है ना। फिर 63 में डेथ हो गई उनकी ड्यू टू द हार्ट अटैक इन दिल्ली, प्रयागराज में पैदा हुए थे ये। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि महानुभाव जो प्लान था उसने कहा कि हैवी इंडस्ट्री भारत में लगाओ, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ ये लाइन कहाँ लिखी हुई, देखिए। कहा गया फोकस करो हैवी इंडस्ट्री पे। समझो क्यों कहा गया ये बात के लिए। इसलिए कहा गया यार, अगर हम लोग अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाएंगे तो इससे होगा क्या। बड़ी इंडस्ट्री दोस्तों एम्प्लॉयमेंट देती हैं, क्या जनरेट करती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। बड़ी इंडस्ट्रियों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। दोस्तों सॉरी यार, मोबाइल की बैटरी जो है वो 1% आ चुकी है, तो मैं इससे आगे आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। बहुत बहुत सॉरी यार, ठीक है ना। मैंने फोकस नहीं किया यार कि मोबाइल की बैटरी कहाँ चली, वो 1% आ चुकी है। अगर मैं 1 मिनट के ऊपर क्लास लिया तो बैटरी बंद हो जाएगी। दोस्तों मैं यहीं पर क्लास को एंड करता हूँ, इसको मैं कल पढ़ाऊँगा बहुत दमदार तरीके, ठीक है। तो मेरे साथ कल बने रहना, थैंक यू।